टीएमसी के अलावा और कौन कौन सी पार्टी का होगा कांग्रेस में विलय? क्या विपक्षी पार्टियों के पास कांग्रेस में विलय या पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? इस पूरे मसले को लेकर आखिर ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात में कहां पेच फंसा है? मामला बहुत सीरियस हो गया है दोस्तों। अब ये मजाक तक नहीं रहा है। जो एपिसोड धीरे धीरे कुछ राज्यों से शुरू हुआ था, अब ऐसा लगता है वो यहां तक पहुंच गया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी की पूरी विपक्ष को क्रश कर देगी। जिसकी जो पार्टी थी उसकी पार्टी सहित, सिंबल सहित न केवल उसे छीन लेगी बल्कि उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसे हालात में जो स्थितियां ममता बनर्जी के सामने हैं, जो उद्धव ठाकरे देख चुके हैं, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार देख चुके हैं, क्या इंडिया गठबंधन के पास कांग्रेस पार्टी में विलय के अलावा कोई विकल्प नहीं है? और दोस्तों, टीएमसी के अलावा वो कौन सी पार्टी है जिसकी चर्चाएं चल रही है कांग्रेस में विलय की? ये तो आप जानते ही हैं कि टीएमसी की हालत बहुत खराब है दोस्तों। जो पार्टी 15 साल सत्ता में रही, उस पार्टी का हाल ये है कि महीना 2 महीना भी नहीं हुआ है, नतीजे आए हुए विधायक टूट गए हैं। एक सांसद राज्यसभा का इस्तीफा दे चुकी है और दोस्तों, राज्यसभा की दूसरी टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव का आज इस्तीफा हो चुका है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब ममता बनर्जी अभी दिल्ली में ही है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, 20 सांसदों के लिए दावा किया जा रहा है कि वो किसी भी वक्त लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को अपना पत्र दे सकते हैं, ये कहते हुए कि वो अपना जो समर्थन है वो एनडीए को देना चाहते हैं। हालांकि वो 20 पूरे 20 है नहीं पता, 15 है, 10 है, 12 ये भी नहीं पता, क्योंकि अगर 20 है तो अब तक पत्र क्यों नहीं दे पाए? ममता बनर्जी कैंप का दावा है कि 20 नहीं है, 20 से कम है और उन्होंने अपने सांसदों को तोड़ने से बचा लिया है। लेकिन दोस्तों, ये बात केवल टीएमसी की नहीं है। अब क्या विपक्षी गठबंधन के पास कांग्रेस पार्टी में विलय के अलावा कोई विकल्प नहीं है? और एक वक्त में जो प्रयोग हुआ था जनता पार्टी वाला, कुछ उस तरह का प्रयोग एक बार फिर देखने को मिल रहा है। और जो कि बीजेपी कहती है कि 0 + 0 = 0 ही तो होगा। हारे हुए लोग अगर हारे हुए लोगों के साथ आएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? दोस्तों, ये तो मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी के आगे शर्त रखी है कि वो अपनी पार्टी का विलय कर दे। इससे क्या होगा? बहुत सारे लोग बोल सकते हैं उससे क्या होगा। कौन से कांग्रेस पार्टी के पास जो विधायक हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बंगाल में नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर टीएमसी के बचे कुचे सांसद और पार्टी बचाने की है। हालांकि टीएमसी इस विलय वाले आइडिया को बहुत ही सीरियसली ले रही है, क्योंकि पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच बात हुई और अब ऐसा लगता है कि टीएमसी के क्राइसिस को लेकर अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच भी बात हुई है। ऐसी खबरें छपी हैं कि अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले हैं इस पूरे मामले में। देखिए, उद्धव ठाकरे के हाथ से केवल पार्टी नहीं सिंबल गया, शरद पवार के पास से केवल पार्टी नहीं सिंबल गया, और सिंबल अगर आपके हाथ से गया तो आपके साथ कुछ भी नहीं बचेगा। ममता बनर्जी के पास अभी भी सिंबल है। ममता बनर्जी के पास अभी भी टेक्निकली सांसद तो हैं ही, 2 इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन लोकसभा के सांसद तो हैं ही। ये जो किश्तों में इस्तीफा दिया जा रहा है ना, ये भी एक तरह का मैसेजिंग है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को ऑफर दिया कि आप अपनी पार्टी, सांसद, विधायक जितने भी बचे हैं आपके पास, सब सहित वापसी कर लीजिए कांग्रेस पार्टी में। एक वक्त में ममता बनर्जी कांग्रेस से ही अलग हुई थी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा दोस्तों कि अभी ममता बनर्जी के पास जो सांसद हैं उनकी संख्या जितनी है उसमें 2/3 होना आसान है, लेकिन जब उनकी कांग्रेस पार्टी में पूरी पार्टी का विलय हो जाएगा सांसद विधायक सहित, तो फिर संख्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद हैं, उसमें अगर जितने भी सांसद जुड़ पाते हैं, जितने भी सांसदों को अपने साथ रख पाती ममता बनर्जी, अगर उनका विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी का जो संख्या बल है वो बढ़ जाएगा और इससे कांग्रेस पार्टी के 2/3 सांसद तोड़ने पड़ेंगे ना। कांग्रेस पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी अगर तोड़ती है तो फिर तो वो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। 28 सांसदों के 2/3 तोड़ना आसान है, लेकिन आप 99+ सांसदों के 2/3 तोड़ेंगे तो फिर तो आप मतलब कांग्रेस पार्टी को आपको तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा ही एक जो ऑफर है दरअसल 1 साल से शरद पवार के पास भी पड़ा है। मेरी जानकारी है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को भी यही ऑफर दिया है कि आप अपनी पार्टी का विलय, क्योंकि शरद पवार के पास भी वही हाल है। अजित दादा पवार अपने देहांत से पहले पार्टी सहित, सिंबल सहित सब कुछ ले गए, तो शरद पवार के पास जो कुछ भी बचा है अब उनकी लेगेसी वो सुप्रिया सूले के पास है, और सुप्रिया सूले के पास लोकसभा की सीट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सुप्रिया सूले उस पूरी लेगेसी को आगे बढ़ाएं, शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कर दे कांग्रेस में। कांग्रेस से ही तो निकले हैं शरद पवार, एनसीपी तो कांग्रेस से ही निकलकर बनी है ना, वापसी कर लें। दोस्तों, इसी को लेकर ध्रुव राठी ने एक बात बोली है। वो कहते हैं बीजेपी डेस्परेटली चाह रही है कि भारत एक पार्टी डिक्टेटरशिप, एक पार्टी की तानाशाही में आ जाए। शिवसेना, एनसीपी, आप, बीजेडी और टीएमसी
वे पैसे की ताकत, रिश्वत, गिरफ्तारी की धमकी और जबरन वसूली का इस्तेमाल करके एक एक करके राजनीतिक पार्टियों को तोड़ रहे हैं। ये न सिर्फ पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है बल्कि भविष्य के लिए एक नई मिसाल भी कायम कर रहा है। अब ये लगभग तय है कि जिस दिन केंद्र में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी उसके भी कई टुकड़े होंगे, कई टुकड़ों में बंट जाएगी। अब वो कभी होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के पास चाय कॉफी पीने का टाइम नहीं है, ना ही हैदराबाद में जाके डोसा खाने का टाइम है। सर्वाइवल का सवाल है। अब 2024 के चुनाव में जो धक्का बीजेपी को लगा है ना दोस्तों, ये बहुमत से दूर हो जाने का, 300 प्लस पार ना कर पाने का, उस धक्के से बीजेपी ने ऐसा सबक लिया है कि अब वो केवल चुनाव नहीं जीत रही है, वो पार्टी तोड़ दे रही है। देखिए शिवसेना के साथ क्या हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, एनसीपी टूटी। आप बिहार में जाइए, तेजस्वी यादव न केवल शर्मनाक तरीके से चुनाव हारे, तेजस्वी यादव की आरजेडी शर्मनाक तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, बल्कि चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद परिवार में बंटवारा हो गया। बहन ने खुलकर जिस तरह की बातें बोली है वो आज से पहले लालू यादव के परिवार में इस तरह से नहीं हुई। चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक हैसियत है वो कब तक रहेगी कुछ नहीं कह सकते। उनके खुद के विधायक उनके साथ जो कि बहुत ही कम है, कितने रहेंगे, कब तक रहेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। उनके विधायक तो इसलिए सेफ हैं क्योंकि अभी बीजेपी को जरूरत नहीं है। ये मत भूलिए कि लालू यादव परिवार भी कई मामले झेल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। पंजाब में क्या हुआ, अकाली दल के साथ बीजेपी ने लंबा गठबंधन किया था, क्या हाल हो रहा है अकालियों का। नंबर 3 की पार्टी बनकर रह गए पंजाब में, उनसे ज्यादा तो निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं वहां के लोकल चुनाव में। अब बड़ा सवाल यह है अखिलेश यादव क्या करेंगे। क्या अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी पार्टी बच जाएगी? दोस्तों अभी अखिलेश यादव की पार्टी इसलिए बची हुई है क्योंकि विपक्ष में है वो, और यूपी में बीजेपी को जरूरत नहीं है विधायकों की। लेकिन अखिलेश यादव के साथ उनके सांसद कब तक रहेंगे? अगले साल यूपी चुनाव होना है। अगर यूपी चुनाव में कुछ नतीजे बंगाल चुनाव जैसे निकल गए तो जो अखिलेश यादव नंबर 2 की पार्टी है लोकसभा के अंदर, क्या गारंटी है कि 2029 तक उनके वो सांसद उनके साथ ही रहेंगे, जब ममता बनर्जी के 2 महीने तक नहीं रह पाए नतीजे आने के बाद। दोस्तों इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई थी तो अखिलेश यादव हों या बाकी दल हों, उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए तो खैर कांग्रेस पार्टी जाने, राहुल गांधी जाने, मल्लिकार्जुन खड़गे जाने। लेकिन ये जो पार्टियां हैं ये किस ट्रीटमेंट पर चल रही हैं, किस फॉर्मूले पर चल रही हैं कि राज्य में चुनाव होगा तो हम तो बड़ा दिल दिखाएंगे नहीं, लेकिन जब देश के चुनाव होंगे इन सारी पार्टियों को कांग्रेस की जरूरत है। मैं आपको अंदर की खबर बताती हूँ। बंगाल में कांग्रेस पार्टी चाहती थी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन हो जाए ताकि इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बना रहे। ये तक मैसेजिंग दी गई। क्या आप सोचते हैं 5 से 3 सीटें, केवल 5 या 3 सीटें, अभी मुझे क्लैरिटी में नहीं पता लेकिन जितनी जानकारी है 5 या 3 सीटों का ऑफर दिया था कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को कि 5 से 3 सीटें आप दे दीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। ममता बनर्जी ने कह दिया 2 मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें देने को तैयार थी ममता बनर्जी, उस पर भी कांग्रेस पार्टी मान गई कि चलिए 2 ही सही, कम से कम एक कहने के लिए गठबंधन रहेगा। लेकिन अंत में वो भी नहीं मिली और गठबंधन टूट गया। ममता बनर्जी जो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही थी, अगर 5 सीटें, 4 सीटें, 3 सीटें या 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे भी देती तो क्या फर्क पड़ता। आज ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कर रही हैं, तब जब सब कुछ लुट गया क्या ये पार्टियां सब कुछ लुटने का इंतजार करेंगी? उद्धव ठाकरे मीटिंग में कह रहे हैं, जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, कि कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कैसे हो गई, हमें सोचना चाहिए। तो आपको भी सोचना चाहिए ना। आप चुनाव हार रहे हैं लेकिन फिर भी अब अगर आप रैलियां उद्धव ठाकरे करते हैं तो उनकी रैलियों में भीड़ आप देखिए, कम से कम आपकी इतनी ताकत है ना कि आप भीड़ जुटा ले रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे नीट पेपर लीक मामले में कितने दिन सड़क पर उतरे? आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए। अखिलेश यादव को तो मैंने पिछले 6 महीने में सड़क पर देखा ही नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी की गतिविधियों में दफ्तर में होते हैं या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अखिलेश यादव को आखिरी बार सड़क पर हमने कब देखा था? क्या अब तक टिकट बंटवारा नहीं हो जाना चाहिए था? उम्मीदवार फाइनल नहीं हो जाने चाहिए थे? अरे अगले साल तो यूपी चुनाव है। यूपी चुनाव मतलब देश का चुनाव। और वो जो गठबंधन है जिसने इतना शानदार काम किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या वक्त से पहले उसको लेकर फाइनलाइजेशन चीजें नहीं हो जानी चाहिए? या फिर इंतजार हो रहा है कि पहले चुनाव हार जाए, पार्टी टूट जाए, हालत ऐसी हो जाए, तब जाकर मुलाकात होगी और विलय की चर्चा होगी? तो ये जो स्थितियां है आप देखिए, ये करो या मरो की स्थिति है, डू एंड डाई सिचुएशन है। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, यही एजेंडा है भाई बीजेपी का। आज से करीब 10 साल पहले इस एजेंडे के साथ बीजेपी चली है और एक वक्त में तो कांग्रेस पार्टी तोड़ने की पूरी तैयारी हो गई थी भाई। ये तो गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी बचाई है। मैं आपको 8-9 साल पहले की बात बता रही हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूटने को तैयार थी, सिंबल सहित।
ये चर्चा थी कि अब जो नई कांग्रेस बनेगी वो गांधी परिवार से दूर होगी और जो हाथ का निशान है वो नई कांग्रेस के पास होगा। एन वक्त में बच गई कांग्रेस। फिर अब तो खैर कांग्रेस पार्टी के पास 99 सांसद है, ये तो बात सही है, लेकिन राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी के हाथ से देखिए क्या किया बीजेपी ने, बनी बनाई सरकार छीन ली। तो अब स्थितियां ये हैं, 2024 से पहले की बीजेपी चुनाव हारती या जीतती थी, अब वो न केवल चुनाव जीतती है बल्कि जिसके खिलाफ चुनाव जीतती है उस पार्टी को बर्बाद कर देती है, तोड़ डालती है। तो आपको न केवल बीजेपी से लड़ना है बल्कि अपनी पार्टी बचानी है, दो काम करने हैं आपको। तो क्या आप लोकल फोर्स बन के काम कर पाएंगे? ममता बनर्जी के लिए बड़ी बड़ी बातें बोली जाती थी कि बहुत तेज तर्रार नेता हैं, ये हैं, संगठन में बहुत पकड़ है। ये संगठन में पकड़ है कि चुनाव के बाद अपने सांसद, अपने विधायक नहीं बचा पा रही है। और अगर आप ये मान चुके हैं कि अब एकता जरूरी है तो वो एकता दिखनी चाहिए। दोस्तों अभी वैसे भी इंडिया गठबंधन के पास बहुत वक्त है, अभी 2026 चल रहा है, आपके पास 2026 पूरा है, 2027 पूरा है, 2028 पूरा है, 3 साल ना बहुत होते हैं। 2029 में चुनाव है लोकसभा का। 3 साल में अगर तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी या जो राज्य की पार्टियां हैं ना छोटी छोटी, इनका विलय हो जाता है ना कांग्रेस पार्टी में, तो विलय के बाद पार्टी, दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उनका पूरा लोकल जो एक संगठन होता है उसको विलय में पूरा टाइम मिल जाता है। चुनाव के 6 महीने पहले विलय नहीं होते हैं, लेकिन चुनाव के 3 साल पहले परफेक्ट टाइम है। तो इंडिया गठबंधन केवल पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा, कई पार्टियों के विलय का गठबंधन होगा जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी होगी। और घोषित कीजिए अपने नेता को। अब चुनाव आप जीत नहीं पा रहे, अपनी सीट आप निकाल नहीं पा रहे। मैं एमके स्टालिन की बात कर रही हूँ, डीएमके 10 साल आप सत्ता में रहे, एमके स्टालिन अपनी सीट नहीं निकाल पाए। ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में है, 2 बार अपनी सीट हार गई, और आप ये नहीं तय कर पा रहे कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा। घोषित कर दीजिए ना जिसको करना है। ममता बनर्जी को करना है, घोषित कर दीजिए। राहुल गांधी को करना है, घोषित कीजिए। और हर दिन चुनावी मोड में आ जाइए, जैसे बीजेपी रहती है, हर दिन ऐसे लड़िए कि आज चुनाव है, कल मतदान होना है। फिर देखिए जनता आपको कैसे सीरियसली नहीं लेती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एकता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा? और अगर नहीं हुई एकता, अब भी एकता सिर्फ चाय पानी पीने वाली नहीं दिखती है एकता, तो फिर वही हश्र होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, जो बंगाल में हुआ, हो सकता है कि वो बहुत जल्द यूपी में भी हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।